नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर समझेंगे कि पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्यों ईंधन बचाने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने और कम सोना खरीदने और विदेशी यात्राएं घटाने की अपील की है। आपने सुना ही होगा, हर जगह न्यूज़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या हम ये समझें कि क्या महंगे तेल और बढ़ते आयात बिल से जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उस पर खतरा मंडरा रहा है? या फिर क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर बढ़ सकता है? और क्यों एक्सपर्ट्स 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस की याद दिला रहे हैं? सरल भाषा में इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आप सबका प्राइम आईएएस ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आइए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसा कि हमने देखा न्यूज़ में क्या बना हुआ है कि प्रधानमंत्री ने ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराते हुए दिखाया है और बोला है कि ज़्यादा सोना ना खरीदें शादी-ब्याह के लिए। विदेशों में क्या कहते हैं, प्री वेडिंग शूट हो गया या फिर वेडिंग शूट वगैरह, वेडिंग इत्यादि वहाँ ना करें। म मत माफ़ी चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि बस इंटरनेशनल जाकर शादियाँ ना करें, इंटरनेशनल यात्राएँ ज़्यादा ना करें। ख़ैर, यहाँ पर पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है, जो हमने देखा मिडल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा है, उससे अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही शायद हैदराबाद में एक राजनीतिक तक नहीं सीमित नहीं था ये भाषण, बल्कि पूरे भारत को ठीक उसी प्रकार से भाषण इंडिकेट किया गया जैसे कि कोविड-19 के समय पे था। इसीलिए वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही, पर वर्क फ्रॉम होम वहाँ पर तब कोविड-19 में जो था वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर मेंटेनेंस की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर अर्थव्यवस्था को बचाने की बात की जा रही है। इन्होंने प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई नियंत्रण और विदेशी मुद्रा भंडारण, जो फॉरेक्स रिजर्व जो भंडारण है आपका, उसको बचाने पे ज़ोर दिया। दरअसल उस समय ये जब वार्तालाप हो रही है, जो भाषण दिया है, पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव बढ़ता जा रहा है। हम देख ही रहे, बढ़ रहा था, जिस कारण से ऑयल क्राइसिस कितने हो रहे थे, एलपीजी के क्राइसिस हो रहे थे और हमारा देखेंगे $1 इज़ इक्वल टू 95-96 रुपए पहुँच चुका है। तो पैसा जो है, रुपया जो है, इंडिया की करेंसी कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। हॉर्मुज़ जो स्ट्रेट मुझ के आस-पास खतरा बढ़ रहा था। जब खतरा बढ़ रहा था तो हम अपनी जो है वहाँ पर वॉर जो स्पेस वग़ैरह हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो जहाज़ हैं, ठीक है? उनको यहाँ पर भेज रहे थे ताकि हम जो वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो ऑयल मँगा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो डबल ट्रिपल खर्चा उस पे हो रहा था। कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और भारत का जो आयात है, वो खर्च बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हम सबको पता है कि भारत 85% 80% जो ऑयल है, क्रूड ऑयल वग़ैरह है, वो बाहर के देशों से आयात करता है। तो जब हम आयात करेंगे तो फॉरेक्स जो आपका डॉलर का जो रिज़र्व है, जो ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडारण है, वो कहीं न कहीं खर्च होता जाएगा। भई ऑब्वियस सी बात है, जितनी मनी आपके पास रखी है, आप आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, तो डेफ़िशिएट भी होगा। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए भारत तेल आयात पर काफ़ी निर्भर है। इसलिए महँगा तेल सीधे महँगाई और अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। मुझे लगता है इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन जैसा नहीं है, जो इसको डिटेल में मैं समझाऊँ। इसको बस क्लियरली आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ईंधन, सोना और विदेशी यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री ने इतनी खास अपील क्यों की है? अगर आप देखेंगे, यहाँ पर लोगों से ज़िम्मेदारी उठाने की बात प्रधानमंत्री ने कही है, क्योंकि अब बात आपके राष्ट्र हित की आ चुकी है। अब यहाँ पर जो गैर ज़रूरी विदेशी यात्रा है उनको कम करने को कहा। जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल हॉलिडेज़ वगैरह के लिए जा रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स टालने की यहाँ पर सलाह दी है। कहा है कि ऐसा करने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण जो है, फॉरेक्स जो रिज़र्व है वो बचा सकेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से अगर खर्च हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा और हमारे अपने रुपए की वैल्यू भी खत्म, धीरे-धीरे गिरती चली जा रही है। सोने को लेकर इतनी चिंता क्यों दिखाई है? उन्होंने कहा कि अभी शादी-ब्याह और हम त्योहारों पे जो है, भारतीय शादियों में, त्योहारों के समय जो वर्ग हैं, वो ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं अपने गोल्ड में, तो उस पे अभी ना करें। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इम्पोर्टर्स में से एक है। ज़्यादा से ज़्यादा सोना हम बाहर से खरीदते हैं, ठीक है? सोना खरीदने से क्या होता है, भारी मात्रा में हम जब खरीद रहे हैं, तो डॉलर खर्च होता है, डॉलर देकर ही तो हम सोना खरीद रहे हैं ना, क्योंकि हमारा तो यहाँ से एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि हम इतना बना ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पास इतनी खाद्यान्नें नहीं हैं, ठीक है? तो इससे करंट अकाउंट डेफिशिएट बढ़ता है, यानी कि हम आयात तो ज़्यादा कर रहे हैं, डॉलर देकर हम चीज़ों को आयात तो ज़्यादा कर रहे हैं विदेशों से, लेकिन हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। जब आपके पास मान लीजिए ₹100 हैं और आप उसमें से ₹90 खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन कमा आप ₹1 भी नहीं पा रहे हैं, तो एक समय के बाद वो ₹100 भी खर्च हो जाएँगे, है ना? तो आप जब बेचेंगे तो आप कमाएँगे भी, लेकिन आप बेच तो कुछ पा ही नहीं रहे हैं। इन सारे द्वंद्वों के बीच में दिक्कत जो हो रही है, मिडल ईस्ट का जो वॉर है, वो भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा कारण है और उसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने जैसा है या हिडन हाइड एंड सीक है, क्योंकि बहुत स्पष्टता से उसको मैंने कई बार पढ़ाया है उस टॉपिक को, ठीक है?
अब सरकार ये चिंता जता रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, तो ज़्यादा डॉलर खर्च करेंगे। भाई जो पॉकेट में होगा उसी को तो खर्च करेंगे जब आ ही नहीं रहा है, ठीक है? कहते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो वाली स्थिति बनी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडारण पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ रहा है इस कारण से, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसका प्रेशर भारत जो है देखता है और कह रहा है कि गैर ज़रूरी आयात को कम करना ज़रूरी अब ये समझा गया है। तो इसीलिए विदेशी यात्राएँ, जो वेडिंग सेरेमनीज़ वगैरह विदेशों में जाके है, या गोल्ड हम जो परचेज़ कर रहे हैं, उस पे थोड़ी-सी उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित नहीं किया गया है, प्रोहिबिटेड नहीं किया गया, उसको बोला गया है कि थोड़ा कम कर दीजिए अभी, ठीक है? तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रतिबंधित नहीं बल्कि जागरूकता पर जोर है। वैसे ही जैसे कोविड-19 में हमने कहा था कि जितनी नेसेसरी आइटम उसको इकट्ठा करिए, बाहर मत निकलिए, अपने खुद के प्रोटेक्शन की बात की गई थी, ठीक है? तो राष्ट्र हित में ये संयम और ज़िम्मेदारी खर्च की जो अपील है, यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक नेशनलिज्म और रिस्पॉन्सिबल कंज़म्पशन यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि जो आर्थिक जो राष्ट्र हित है, उस पर अगर हम ध्यान देंगे और कंज़म्पशंस को अपना कम करेंगे, तो अपने आप ये बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम राष्ट्र हित में इकोनॉमी पर ध्यान नहीं देंगे, अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ गई और हमने कंज़म्पशन रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बढ़ाया, यानी कि खाद्य प्रोडक्शन का जो खाद्य वगैरह उनका एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, तेल का बर्बादी कर रहे हैं, लाइट की बर्बादी कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह की जो 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 हम कह सकते हैं कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनका ज़्यादा कंज़म्पशन्स कर रहे हैं, जिनका आयात हमारा विदेशों से हो रहा है, अगर उनका कंज़म्पशन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे देश की इकोनॉमी डगमगा सकती है। तो हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, अपने कंज़म्पशन्स पर फ़ोकस करना पड़ेगा। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडारण घटा तो भारत को क्या नुकसान हो सकता है, बड़ा मुद्दा है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कई ज़रूरी चीज़ें जो हैं विदेश से खरीदते हैं, इतना आप समझ पाए होंगे जो मैंने बताया है। जैसे कि क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, ठीक है, डिफेंस के आइटम्स हो गए, हम ज़्यादातर बाहर से लेते हैं। गोल्ड हो गया, जो उर्वरक है, जो उर्वरक चीज़ें हैं उनको लेते हैं, खाद्य तेल इत्यादि। तो यहाँ पर किसानों को और आम नागरिकों और सरकार तीनों ये कह रहे हैं, तीनों के लिए ये बात है कि ये नहीं है कि सिर्फ़ आम नागरिकों के लिए बात है। ये सबके लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि सबको मिलकर रिस्पॉन्सिबल कंज़म्पशन करना होगा, ठीक है? और इन सभी चीज़ों का भुगतान जो है भारत को डॉलर में करना पड़ता है इन सबको खरीदने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कंज़्यूम करेंगे तो भाई हमें चाहिए होगा वो माल, ठीक है? तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें इसी तरीके से बढ़ती रही, तो भारत को ज़्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा क्योंकि भई चाहिए तो है ही। अब ये थोड़ी ना कि पैसे नहीं है तो हम पानी पीना छोड़ दें अगर हम बाहर खरीद के पी रहे हैं। कहीं न कहीं से तो जुगाड़ करेंगे। लेकिन आप सोचिए ना जो बॉटल 10 की होगी वो हमको 100 की मिलेगी, एकदम 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है? तो जब डॉलर ज़्यादा खर्च होगा तो भारतीय रुपया कमज़ोर पड़ जाता है। आपने देखा $95 समथिंग यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 93 से 95 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। डॉलर का कीमत अभी ये है हमारे यहाँ। ठीक है? और कमज़ोर रुपया होने का मतलब है कि विदेशों से जो सामान हम मँगा रहे हैं वो और महँगा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो डॉलर ही चल रहा है, ठीक है? तो इससे महँगाई बढ़ेगी और आरबीआई पर भी अर्थव्यवस्था को सँभालने का प्रेशर बढ़ सकता है और अब सबकी पॉकेट और हम सबकी थाली पर वो महँगाई का असर दिखाई देने लगेगा, अगर हमने रिस्पॉन्सिबली कंज़म्पशन नहीं किया। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की भी सलाह दे रहे हैं, इसी के साथ-साथ जैसे कोविड-19 के टाइम पे हमने किया था, ठीक है? अब यहाँ पर जो ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है, उसमें हम कह रहे हैं कि अगर हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, सर्वोपरि रखते हुए संकल्प लेना होगा और पूरी निष्ठा से निभाना होगा क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल का कम उपयोग करना होगा, हमें पेट्रोल और डीज़ल की कीमत घटानी होगी, तो इसके लिए वर्क फ्रॉम होम से क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने व्हीकल्स पर निर्भर नहीं रहेंगे। अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्क और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने की बात करें, रोज़ाना की यात्रा कम करने की बात करें, ताकि ईंधन की माँग घटेगी और अगर फिर भी अगर ज़रूरी है, तो सरकार बड़े शहरों में पेट्रोल, डीज़ल की खपत कम करना चाहती है और कह रहे हैं कि वहाँ पर जो सरकारी व्हीकल्स हैं, हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहे वो गवर्नमेंट बसेज़ हों, चाहे वो मेट्रोज़ हों, तो उनका यूज़ करें। ठीक वैसे ही क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो भाई जहाँ 10 गाड़ियों पर ईंधन खर्च हो रहा है, वहाँ पर सीधे 2 में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो कहीं न कहीं 8 का तो ईंधन बच रहा है ना, ऐसे ही 8 करके कब बहुत बढ़ जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो कहीं न कहीं सिर्फ़ सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं होती है देश को सँभालना, देश को चलाना, हम उसमें अप्रत्यक्ष रूप से पूरी भागीदारी देते हैं और देना भी चाहिए और दे सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर प्रधानमंत्री ने परिवारों, किसानों को आदतें बदलने की बात की, सेम वही कि भाई आदतें बदलेंगे, अभी जैसे खुला खर्च कर रहे थे, अब थोड़ा-सा हाथ दबा के चलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने परिवारों से भी कहा है जो एडिबल ऑयल है ना, खाद्य तेल है, उसकी खपत कम करें, इससे क्या होगा हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होंगे और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, देश की आर्थिक स्थिति को भी मदद मिलेगी क्योंकि ये ऑयल वगैरह भी हम बाहर से खरीदते हैं। किसानों से कहा गया जो रासायनिक उर्वरक है उनका प्रयोग 50% तक घटा दो, मतलब एकदम 50% लेकर आ जाओ।
प्राकृतिक खेती अपनाओ, ठीक है? प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करो, नहीं तो ये भी परचेज़ करेंगे तो कहीं न कहीं फॉरेक्स जो रिज़र्व्स हैं, उस पर प्रभाव पड़ेगा। ताकि आयात पर निर्भरता घटे, आप सारा कुछ मिलाकर देखेंगे, सारा कार्यक्रम ही आयात की निर्भरता को घटाने, मिट्टी की गुणवत्ता यहाँ पर किसानों को बोला गया है कि प्राकृतिक खेती अपनाएँगे तो मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ेगी और कृषि में डीज़ल आधारित सिस्टम की जगह सोलर ऊर्जा से चलने वाले जो चीज़ें हैं, सिंचाई पंपों इत्यादि का उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं और कई जगह पर ऐसा हुआ भी है। आप गाँव वगैरह में जाएँगे, शहरों से ज़्यादा वहाँ पर आप देखेंगे सोलर एनर्जीज़ का उपयोग हो रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें ताकि जो बाहर से आने वाली चीज़ें हैं, उनकी निर्भरता को कम करना है और हम आत्मनिर्भर भारत जो आत्मनिर्भर भारत चिल्लाते रहते हैं, उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल हो सकता है अगर हम अपने देश की ओर मुड़े, स्वदेशी चीज़ों की ओर मुड़े और आपको क्या लगता है जो स्वदेशी आंदोलन चला था, वो आज का आत्मनिर्भर भारत ही तो है। बेसिकली अगर देखा जाए तो वही देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने समझी हैं। पीएम मोदी ने खाद्य तेल और उर्वरकों का ज़िक्र क्यों किया है? जैसे हमने कहा कि भई ये सब चीज़ें बाहर से आती हैं। अगर बाहर से और चीज़ों की आयात की बात की जाए जैसे पाम ऑयल वगैरह, सूरजमुखी तेल, पोटाश और फॉस्फेट जैसे उर्वरक वो भी हम बाहर से खरीदते हैं। तो ग्लोबल क्राइसिस के दौरान ये बहुत महँगे हो जाते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि इन चीज़ों को जोड़ते हुए बताते हैं, इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करके बताते हैं कि आर्थिक मजबूती, आयात में कमी, टिकाऊ विकास, राष्ट्रवाद को एक बड़े नैरेटिव में प्रस्तुत किया है इन्होंने कि आर्थिक मजबूती होगी, अगर हम चीज़ों को ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो हमारी डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम करेंगे क्योंकि सप्लाई ज़्यादा भाई डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी करनी पड़ेगी ना। अब सोचिए एलपीजी के 2 महीने क्राइसिस रहे, कितनी दिक्कत आ गई, हालाँकि अभी भी दिख रहे हैं कहीं न कहीं पर उस स्तर पे नहीं है, ठीक है? आयात में कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ पाएँगे, जो हमने एसडीजीज़ गोल लिए उन पर थोड़ा फोकस कर पाएँगे। राष्ट्रवाद को एक बड़े नैरेटिव में प्रस्तुत किया और यहाँ पर अपील की गई है हर भारतीय नागरिक से कि आप सबको इस ओर थोड़ा ध्यान देना होगा, अपने कंज़म्पशन्स पर थोड़ा फ़ोकस करना होगा। ठीक है, विदेशी टूर, डेस्टिनेशन वेडिंग बट ऑब्वियस सी बात है विदेशी छुट्टियाँ टालें, विदेशों में अगर शामिल शादियाँ करें उनको कम करें। वो जो बहुत ही नॉन ऑफ़िशियल ऐसा कोई काम है तो उसके लिए अवॉइड करें बाहर जाना। इसके कारण क्या है वही भारी मात्रा में डॉलर वहाँ पर जाके आप खर्च करेंगे। इससे भारत के फॉरेक्स एक्सचेंज रिज़र्व पर भी प्रभाव पड़ेगा और विदेशी यात्रा से डॉलर कैसे खर्च होता है इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयरलाइन ईंधन का भुगतान डॉलर में करता है इनडायरेक्टली देखिए, बहुत सी चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारा इफ़ेक्ट डालती हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफ़ेशनल हो। इसी तरीके से एयरलाइन ईंधन जब आप ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा कंज़म्पशन वो कराएँगे उसमें, ठीक है? एयर ईंधन वगैरह यूज़ करेंगे एयरलाइन, होटल और पर्यटन खर्च भी विदेशी मुद्रा में होगा डायरेक्टली। विदेशों में खरीदारी से डॉलर की निकासी होगी, टूरिज़्म इम्पोर्ट बढ़ता है। इस कारण से आपको इन सब कारणों को लेकर जो कह रहे हैं फॉरेक्स एक्सचेंज रिज़र्व पर प्रेशर पड़ेगा, इसलिए अपनी यात्राओं को विदेशी यात्राओं को थोड़ा कम करें। ठीक है, सरकार यहाँ क्या चिंता जता रही है कि करोड़ों लोग जो हैं उनका ग्रुप विदेशी खर्च बहुत बड़ा होता है। जैसे कि उनकी एनर्जी हो, तेल संकट के समय हर डॉलर महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि संकट के समय हमें ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए और ना केवल सरकार को बल्कि विदेशी मुद्रा भंडारण को बचाना हमारे नेशन के हित में है, हमारे कल्याण में है क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी तो जैसा मैंने कि कहा, आपकी मेरी पॉकेट से लेके हमारी थाली तक उसका प्रभाव दिखाई देगा, चाहे वो खान-पान हो, चाहे वो रहन-सहन हो, चाहे वो घूमना-फिरना हो, एवरीथिंग। ठीक है? तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर 1991 में अगर देखेंगे आर्थिक संकट से ये तुलना क्यों की जा रही है आज के समय की, तो देश के पास आप देखेंगे उस समय पे विदेशों से सामान खरीदने के लिए पर्याप्त डॉलर नहीं बचा था 1991 में, ठीक है? इसीलिए इकोनॉमिक क्राइसिस से तुलना की जा रही है। स्थिति इतनी कंडीशन खराब हो गई थी कि भारत ज़रूरी चीज़ों को भी खरीदने में मुश्किल हो रही थी, बट ऑब्वियस सी बात है, तो विदेशी मुद्रा भंडारण तेज़ी से खत्म हो रहा था उस टाइम और भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। बताइए अब ऐसा संकट अगर अब आ जाए तो हम क्या करेंगे? लेकिन उस समय क्या हुआ उस संकट के बाद में भारत ने क्या किया अर्थव्यवस्था को खोला। इसलिए एलपीजी की जो बात हुई थी उस वक़्त लिबरलाइज़ेशन की ओर बढ़ा था भारत 1991 में आपको उदारीकरण की ओर बढ़ा था ना, ठीक है? तो आईएमएफ से मदद ली और कई आर्थिक सुधार किए और आज की स्थिति उतनी गंभीर नहीं है लेकिन भारत को अब पहले से काफ़ी चीज़ों में जो है सुधार आया है और 1991 जैसी कंडीशन नहीं है। बढ़ते आयात बिल, विदेशी मुद्रा पर प्रेशर को अर्थशास्त्री अभी भी चेतावनी संकेत के रूप में देख रहे हैं लेकिन वैसी कंडीशन नहीं है जैसा 1991 में था, ठीक है? 1991 के मुकाबले आज की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है, ठीक है? आज के पहले से कहीं ज़्यादा फॉरेक्स एक्सचेंज रिज़र्व्स हमारा बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हम शामिल हो चुके हैं, ठीक है? बेहतर एक्सपोर्ट क्षमता है, मजबूत आईटी और सर्विस सेक्टर्स है हमारे पास, इसलिए आज भारत जो है किसी आर्थिक संकट से निपटने की स्थिति में पहले से थोड़ा बेहतर और सक्षम है। पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हर चीज़ का एक अंत होता है। जब रखा हुआ पैसा आप खाते रहेंगे या रिज़र्व चीज़ों को कंज़्यूम करते रहेंगे तो एक दिन तो खत्म होगा।
ठीक है? तो हालाँकि इसके बावजूद भी भारत अभी भी विदेशों से तेल आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। 28 फरवरी को ये जो वॉर शुरू हुआ था अमेरिका और ईरान के और इज़राइल के बीच में, इसमें लगातार हम प्राइम आईएस ऑफ़िशियल पे निरंतर आपको अपडेट कर रहे थे। उसी का प्रभाव जो है हमें दिखाई दे रहा है, जिसके बावजूद भारत अभी भी विदेशों से तेल के आयात पर बहुत निर्भर है और इसीलिए वैश्विक युद्ध, तेल की बढ़ती कीमतें और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जैसी जो चुनौतियाँ हैं, वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर तो डाल रही हैं, जिसका प्रभाव हम देख पा रहे हैं। तो वैश्विक युद्ध और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं, आयात पर ज़्यादा निर्भरता हमारी बना देती हैं, तो चुनौतियों का खतरा यहाँ पर बना रहता है। क्योंकि हम तेल की कीमतें अचानक से बढ़ जाएँगी तो बट ऑब्वियस सी बात है हमारा जैसे ही डॉलर में ज़्यादा खरीदना शुरू होगा हमारा पैसा जो है गिरने शुरू हो जाएगा। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन यानी कि विदेशों से आने वाली जो महँगाई है, सब पर प्रभाव पड़ता है। मैंने क्या बोला था एक दिन कि आप ये मत सोचिए कि भाई युद्ध किसी देश में हो रहा है तो हमें इससे क्या? अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध सब देशों पर असर डालता है, चाहे आपके देश में हो या ना हो और इसीलिए कह रहे हैं कि आज 1991 के कंपैरिज़न में मजबूत स्थिति है भारत में। लेकिन वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा संकट का असर अब भी भारत पर पड़ता दिखाई दे रहा है, अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और दिख भी रहा है, चाहे एलपीजी हो, चाहे ऑयल क्राइसिस हो, उनके प्राइस इंक्रीज़ हुए हो, जब डॉलर महँगा हो जाए जब जो करेंसी अपनी गिरती चली जाएगी, डॉलर महँगा हो रहा है, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सरकार की जेब पर आप टैक्स भर रहे हैं, भाई टैक्स भी तो बढ़ेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी, आप महँगी चीज़ें खरीदेंगे, हिडन टैक्सेस होंगे, ठीक है? कुछ जो है प्रत्यक्ष टैक्सेस होंगे, कुछ अप्रत्यक्ष टैक्सेस और बढ़ दिए जाएँगे, तो वो हमें पता नहीं चलेगा लेकिन पॉकेट पर उसका असर पड़ेगा। आप खुद ही देख लीजिए सिगरेट, गुटखे से लेकर बड़े से बड़े आइटम में हर चीज़ में प्राइस बढ़ गया विदिन अ 1 मंथ बहुत सारा प्राइस बढ़ा है। तो आप सोचिए महँगाई कैसे बढ़ रही है। इसी प्रकार से सरकार कह रही है कि हमें थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जैसे हमने कोविड-19 में एकजुट होकर देश को सँभालने की कोशिश की थी, सभी ने मिलकर एकता के साथ, बिना धर्म, बिना जाति, बिना वर्ग के सोचे। उसी प्रकार से आज भी हमें रिस्पॉन्सिबल कंज़प्शंस पर जो है फ़ोकस करना होगा। तो आप सबसे भी मैं दरख्वास्त करती हूँ और खुद भी ये निर्णय लेती हूँ कि ठीक है, हम इन चीज़ों पर काम करेंगे और बिल्कुल करना भी चाहिए। जहाँ पर आपके देश की बात आए, वहाँ पर कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये टॉपिक आपको आज समझ आया होगा और इसी प्रकार से हम मंडे टू सैटरडे शाम को 4 बजे प्राइम आईएएस ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर जियोपॉलिटिक्स से संबंधित एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ। उसका शॉर्ट्स भी आपको दिया जाता है, वो भी आप देख लिया करिए। टीआरई को लेकर या बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन बोथ मोड पर अवेलेबल हैं। कई अच्छे-अच्छे फैकल्टी सेलेक्टेड जो सीनियर्स हैं, वो आपको पढ़ाते हैं हमारे चैनल पर। तो ज़रूर आइए, हमारे चैनल पर विज़िट करें। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाएँ ताकि टाइमली नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।